नमस्कार, मैं उर्मिला सामरिया, व्याख्याता हिंदी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मेवाड़िया, अजमेर से। कल हमने वर्णमाला का भाग 1 पढ़ा, जिसके अंतर्गत वर्णों के हमने 2 भेद पढ़े थे, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर हमने कल पूरा पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इस वीडियो में आज पढ़ रहे हैं व्यंजन। व्यंजन क्या होता है, इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, वो सारी बातें आज पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले व्यंजन क्या होता है। व्यंजन वे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा रुकावट के साथ मुंह से बाहर निकलती है। मैं दोबारा से बोल रही हूं, व्यंजन वे होते हैं जिसमें वे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा मुंह से रुकावट के साथ बाहर निकलती है, उसे व्यंजन कहते हैं। इसकी दूसरी जो परिभाषा है, हम ऐसे बोल सकते हैं या ऐसे कह सकते हैं कि वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। इसकी एक और परिभाषा मैं समझाइश के तौर पे बता सकती हूँ कि स्वर रूपी वृक्ष के सहारे, स्वर रूपी वृक्ष के सहारे जो बेल फलती है, व्यंजन कहलाती है। तो इसकी परिभाषा हम दोबारा से देखेंगे। पहली जो परिभाषा मैंने बोली वो यह है कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा मुंह से रुकावट के साथ बाहर निकलती है, व्यंजन कहलाते हैं। इसकी जो दूसरी परिभाषा है, वो दूसरी परिभाषा ये है, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उसे व्यंजन कहते हैं। इसकी जो तीसरी परिभाषा मैंने बताई, वो तीसरी परिभाषा है स्वर रूपी वृक्ष के सहारे जो बेल फलती है, व्यंजन
कहलाती है। व्यंजन को समझने के लिए ये जो तीनों परिभाषाएं हैं वो बिल्कुल पर्याप्त है, क्योंकि कभी कभी परिभाषाओं से भी प्रश्न बनते हैं। डायरेक्ट पूछा जाता है स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, तब ऑप्शन आता है स्वर, व्यंजन, संधि, समास, और हमारा जो सही उत्तर होता है वो है व्यंजन। अब आगे बढ़ते हैं कि व्यंजन कितने होते हैं, इनका वर्गीकरण कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हम व्यंजन लिखेंगे, हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि आखिर व्यंजन होते कौन कौन से हैं। तो हम व्यंजन लिखने जा रहे हैं, आखिर व्यंजन होते कौन कौन से हैं। तो ये व्यंजन देखो, ये व्यंजन है। प्रश्न पूछा जाता है कि व्यंजन कितने होते हैं, तो हम इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 और 33, यानी व्यंजन है 33। इसके अलावा भी हम अलग जो व्यंजन हैं उनको पढ़ेंगे। इसके अलावा जो 4 व्यंजन हैं संयुक्त व्यंजन, वो संयुक्त व्यंजन 4 हैं। वो 4 संयुक्त व्यंजन हैं श्रय, त्रय, ज्ञ और श्रय। ये 4 संयुक्त व्यंजन है। इसके बाद में हमारे जो हिंदी में 2 आगत व्यंजन भी आए, वो 2 आगत व्यंजन हैं ड और ढ। इन्हें आगत व्यंजन, उत्सिप्त व्यंजन, ताड़न जात व्यंजन, विदेशी व्यंजन, ये 4 प्रकार के नाम आगत व्यंजनों के हैं। आगत व्यंजन, उत्सिप्त व्यंजन, ताड़न जात, विदेशी, ये जो सभी नाम है ये आगत, उत्सित, ताड़न जात, विदेशी, ये सारे व्यंजन ड और ढ, इनके नीचे देखो ये जो बिंदी सी लगी हुई है वो बिल्कुल इनसे अलग है, ये नए आए हमारे इस व्यंजन में। तो प्रश्न हमारा ये बनता है कि कुल व्यंजन कितने होते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर प्रश्न ऐसे बने कि व्यंजन कितने होते हैं और ऑप्शन में आपके 33 है तो आपका राइट आंसर 33 होगा। लेकिन अगर प्रश्न ऐसे बनता है कि मूल व्यंजन ऑब्लिक कुल व्यंजन कितने हैं, तो आपका उत्तर होगा 44, क्योंकि आपके जो मूल व्यंजन है उनमें स्वर भी शामिल होते हैं। और हमारे जो स्वर थे
ये मूल व्यंजन में आपके जो व्यंजन आ रहे थे वो थे 33 और स्वर, वो स्वर थे हमारे 11, तो टोटल हो गए आपके 44 व्यंजन। तो प्रश्न दो तरीके से बनेगा यहाँ पर कि व्यंजन कितने हैं। ऑप्शन में आपके 33 है तो व्यंजन तो 33 ही होते हैं। और अगर प्रश्न बनता है कि कुल व्यंजन कितने हैं या मूल व्यंजन कितने हैं, तो आपका सही उत्तर होगा 44, क्योंकि 33 व्यंजन है, 11 आपके स्वर है, दोनों मिलकर 44 होते हैं। यहाँ तक भी ठीक है, आपने कह दिया कि कुल व्यंजन पूछे तो हमें 44 करना है। लेकिन आगे मामला ये अटकता है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कुल वर्ण कितने हैं। अब आपको वर्ण काउंट करना है, तो कुल वर्ण देखेंगे कि कुल वर्ण कितने होते हैं। अब देखो, मैं प्रश्न बोल रही हूं कि कुल वर्ण कितने होते हैं और इसका सही उत्तर है 52। अगर कुल वर्ण पूछे तो इसका सही उत्तर है 52। देखो, 3 तरीके के प्रश्न बन रहे हैं यहाँ पे कि व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन है 33। दूसरा प्रश्न बनता है कुल व्यंजन या मूल व्यंजन कितने हैं, सही उत्तर है 44। अब अगला जो तीसरा प्रश्न है वो ये है कि कुल वर्ण कितने हैं, तो वो होते हैं 52। और ये 52 कौन कौन से हमारे दिमाग में आते हैं कि हमने 44 तो बता दिया आपको, लेकिन ये 52 कौन कौन से हैं, तो मैं वो भी बता रही हूँ आपको कि वो 52 कौन कौन से हैं। कुल वर्णों में देखो, एक तो आपके होगा व्यंजन, इसके साथ जुड़ जाएंगे स्वर, इसके साथ जुड़ेंगे संयुक्त व्यंजन, इसके साथ जुड़ेंगे आगत व्यंजन, इसके साथ जुड़ेंगे अयोगवाह स्वर। क्योंकि यहाँ पे मामला भी तो यह है कि कुल वर्ण कितना, हमारे स्वरों में ये अयोगवाह नहीं जुड़ रहे थे, है तो वर्ण, इसीलिए अब हम जोड़ेंगे कि कुल कितने हैं। देखो, हमने जो व्यंजन थे, व्यंजन मैंने कहा कि 33 है, तो 33 व्यंजन। फिर कह रहा है स्वर, कल वाले वीडियो में हमने देखा कि स्वर थे 11, ये 11 लिख दिया मैंने। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, अक्षय, त्रय, अगे और श्रय, तो 4। इसके बाद में ड और ढ, जिनके नीचे एक बिंदी लगी हुई थी। आगत व्यंजन वो थे 2। इसके बाद में अयोगवाह स्वर, वो अयोगवाह स्वर थे अंग और अह, ये भी 2। अब हम जोड़ेंगे 33 और 11 44, 44 और 4 संयुक्त व्यंजन 48, 2 आगत व्यंजन ढ और ढ के नीचे बिंदी वाले, और 2 अयोगवाह स्वर अंग और अह, यानी कुल हो गए ये 52। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुल वर्ण 52 होते हैं। तो एक बार दोबारा से आप ध्यान रखना कि प्रश्न हम किस तरीके से करें। तो वापस से मैं बता रही हूँ कि अगर पूछा जाए व्यंजन कितने होते हैं और ऑप्शन में 33 दे रहा है वो, तो वो व्यंजन कैसे लेकर है तक आपके 33 व्यंजन होते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। दूसरा जो प्रश्न बनेगा कि मूल व्यंजन या कुल व्यंजन कितने होते हैं, तो जब मूल व्यंजन या कुल व्यंजन पूछ रहे हैं तो उसका सही उत्तर होगा 44, क्योंकि उसमें स्वर भी जुड़ जाएंगे। अब तीसरा प्रश्न बनेगा ये कि कुल वर्ण कितने होते हैं। अब कुल वर्णों में व्यंजन जुड़ते हैं जो 33 होते हैं, स्वर जुड़ते हैं जो 11 होते हैं, संयुक्त व्यंजन जुड़ते हैं अक्षय, त्रय, अगे, श्रय, ये 4 होते हैं, आगत व्यंजन ड और ढ होते हैं वो 2 होते हैं,
अयोगवाय स्वर होते हैं, अंग हो रहा है वो 2 होते हैं, और उनका अगर टोटल कुल जोड़ कर लिया जाए सभी को मिलाकर तो 52 होते हैं। इसका मतलब कुल वर्ण 52 होते हैं। अब हम व्यंजन वर्गीकरण पढ़ेंगे। जैसे हमने स्वर वर्गीकरण पढ़ा वैसे ही व्यंजन वर्गीकरण पढ़ेंगे। यहाँ पे हम व्यंजन वर्गीकरण में वो संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन भी लिख लेते हैं। व्यंजन वर्गीकरण, देखो व्यंजन वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। जो पहला व्यंजन वर्गीकरण है वो है उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्गीकरण। दूसरा है श्वास वायु के आधार पर वर्गीकरण। तीसरा है उच्चारण स्थान में कितना समय लगे इसके आधार पर या समय के आधार पर व्यंजन वर्गीकरण। तो व्यंजनों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। जो मैंने पहला बताया आपको, व्यंजन वर्गीकरण में जो पहला बताया श्वास वायु के आधार पर ओब्लिक स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर वर्गीकरण। जो पहला वर्गीकरण है वो है श्वास वायु के आधार पर या स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर वर्गीकरण। ये 2 प्रकार से किया जाता है। पहला अघोष, दूसरा सघोष ओब्लिक घोष। इस स्वर तंत्र में कंपन के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाएगा वो 2 भागों में अघोष और सघोष या घोष। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि ये घोष सघोष ये होता क्या है। तो देखो, घोष का मतलब होता है नाद। घोष का मतलब होता है नाद। नाद मतलब कंपन मान लो, लय मान लो। अब ये कह रहा है अघोष, अ का अर्थ नहीं से लिया जाता है। अ उपसर्ग अधिकांशतः नकारात्मक अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अब ये कह रहा है कि जिस व्यंजनों में कंपन नहीं होगा यानी नाद नहीं होगा तो वो अघोष व्यंजन कहलाएंगे। अब वो कौन से हैं जिनमें कंपन नहीं होगा? तो पहला ऐसे ब्रैकेट में हम लिख देंगे कि कंपन नहीं होता।
अघोष। घोष का मतलब नाद, ए का मतलब नहीं, मतलब स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता, वो अघोष व्यंजन कहलाते हैं। तो वो देखो अघोष व्यंजन कौन कौन से हैं। पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा और तीनों से। या दोबारा से ये भी कह सकते हैं, जहां तक पंचम वर्ण है, जहां तक पंचम वर्ण है, उन वर्गों के पहले दूसरे व्यंजन और तीनों से अघोष व्यंजन कहलाते हैं। अगर हम कई बार कई परीक्षाओं में इनकी संख्या भी पूछ ली जाती है कि अघोष व्यंजन कितने होते हैं, तो अघोष व्यंजन देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अघोष व्यंजन 13 होते हैं। बस आपको अघोष व्यंजन याद करने हैं। सेकंड देखो घोष। घोष का मतलब नाद, और जो स का प्रयोग किया जाता है वो सहित के लिए किया जाता है। इसका मतलब हो गया नाद के साथ, अर्थात स्वर तंत्री में कंपन होता है। बाकी जो बच गए, अघोष के अलावा बाकी जितने भी व्यंजन बच गए वो घोष या सघोष व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या आज तक पूछी नहीं गई, फिर भी काउंट करके हम बता सकते हैं। ये जो बाकी बचे हुए व्यंजन है वो सघोष या घोष व्यंजन कहलाते हैं। घोष ओब्लिक सघोष। और देखो स्वर भी घोष ही होते हैं। जो हमारे हिंदी के 11 स्वर है वो भी घोष होता है। दोबारा से देखो, हमने व्यंजन वर्गीकरण पढ़ा। इस व्यंजन वर्गीकरण में पहला प्रकार पढ़ा श्वास वायु के आधार पर या स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर वर्गीकरण। ये 2 प्रकार से होता है, अघोष और सघोष। अघोष का मतलब होता है कि स्वर तंत्री में कंपन नहीं होना, क्योंकि मैं घोष का अर्थ बता रही हूँ नाद, और अ उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है नकारात्मकता के लिए। अघोष मतलब इसमें नाद नहीं है, अर्थात इसमें कंपन नहीं है। तो जो हमारे पंचम वर्ण वाले व्यंजन थे उनके पहले दूसरे व्यंजन और तीनों से मिलकर अघोष व्यंजन होते हैं, जो संख्या में 13 होते हैं। क्योंकि संख्या पूछी जाती है बहुत बार, और कई बार बीच में से भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न इस तरीके से भी बनता है कि निम्न में से अघोष व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन में डाल देता है थ, ज, द, ध, और हमारा ऑप्शन होता है सही उत्तर थ। इस तरीके से भी प्रश्न बनता है। दूसरा हमने पढ़ा सघोष या घोष। स का प्रयोग यानी जो स उपसर्ग है उसका प्रयोग किया जाता है साथ के लिए। तो ये कह रहा है कि मेरे अंदर नाद है, मतलब मेरे अंदर कंपन है, तो वे व्यंजन जिनको बोलने में स्वर तंत्री में कंपन उत्पन्न होता है वो घोष या सघोष व्यंजन कहलाते हैं। अघोष के उन 13 व्यंजनों के अलावा जो बाकी बचे हुए व्यंजन हैं वो घोष व्यंजन या सघोष व्यंजन कहलाते हैं। और स्वर भी जो हमारे हिंदी में 11 स्वर है वो भी घोष या सघोष व्यंजन कहलाते हैं। पहला वर्गीकरण पूरा हुआ। जो दूसरा भेद है व्यंजन वर्गीकरण का, देखो पहला जो हमने वर्गीकरण पढ़ा वो था हमारा स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर। दूसरा जो वर्गीकरण है उच्चारण में लगने वाला
या लगने वाले समय के आधार पर। ये दो प्रकार से होता है। पहला अल्प प्राण। अल्प प्राण का मतलब अल्प यानी थोड़ा या कम, यानी जिसे बोलने में कम समय लगे, वो अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। दूसरा है महाप्राण। महा मतलब बड़ा, तो जिसको बोलने में अधिक समय लगे उसे कहते हैं महाप्राण व्यंजन। तो देखो कौन कौन से अल्प प्राण है, हम बोल के देखेंगे। क कम समय लग रहा है, ख ज्यादा लग रहा है, ग कम लग रहा है, घ ज्यादा लग रहा है, और अण। तो इस तरीके से जिसको बोलने में कम समय लग रहा है, पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा। पहला, तीसरा, पहला, तीसरा, पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा। और ये ये होते हैं अल्प प्राण, यानी इनको बोलने में कम समय लगता है। तो हम ये भी कह सकते हैं, अल्प प्राण में लिख सकते हैं कि पहला, तीसरा, और पंचम अल्प प्राण होते हैं। और ये अल्प प्राण होते हैं। इसके बाद में महाप्राण, जिसको बोलने में ज्यादा समय लग रहा था, वो है दूसरा, चौथा, दूसरा, चौथा, दूसरा, चौथा, दूसरा, चौथा, दूसरा, चौथा। और ये सह वाली लाइन, ये महाप्राण। तो महाप्राण के अंतर्गत दूसरा, चौथा व्यंजन व स वाली लाइन, श, श, स है, ये महाप्राण व्यंजन है। तो देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। तो इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इजी रहेगा कि पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण, दूसरा, चौथा महाप्राण। ये लव वाली जो लाइन है पूरी की पूरी अल्प प्राण, और सह है वाली लाइन महाप्राण। इस प्रकार से हमारा दूसरा वर्गीकरण भी कंप्लीट हुआ। जो अगला वर्गीकरण है वो है जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर वर्गीकरण। मतलब हमारी जिह्वा कहाँ कहाँ स्पर्श करती है, उस स्पर्श के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो उसके लिए हम वर्गीकरण सीधा हम हमारे व्यंजनों पे आते हैं। वो वर्गीकरण देखो, जो कैसे लेकर म तक व्यंजन है, ये व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसका मतलब है जब हम कैसे लेकर म तक व्यंजन बोलते हैं तो हमारी जिह्वा मतलब जीभ मुंह में कहीं ना कहीं स्पर्श करती है। बोल के देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्पर्श करेगी, जैसे क, ख, तो हमारी जीभ अंदर कहीं ना कहीं स्पर्श करती है। तो कैसे लेकर जो म तक व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। बहुत बार इनकी संख्या पूछी जाती है, तो इनकी जो संख्या है वो कैसे लेकर हम काउंट करेंगे तो 25 होती है।
पाँच पाँच के हमारे जो वर्ग बने हुए 5, 10, 15, 20 और 25, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25। बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछी गई है। तो कैसे लेकर मैं तक स्पर्श व्यंजन, जो हमारी च वाली लाइन है वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन, यानी कुछ ज्यादा इनको संघर्ष करना पड़ता है बोलने में। स्पर्श तो है ही है, यानी कहीं ना कहीं हमारी जीभ स्पर्श तो होगी होगी, लेकिन संघर्ष के साथ हम इनको बोलते हैं। तो ये पूरी जो च वाली लाइन है वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। च वाली पूरी लाइन स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाती है। इसके बाद में जो ये रे लेवे, इनको हम बोलते हैं ये रे लेवे को, तो जो हमारा पेट है वो अंदर की ओर जाता है, इसीलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। बोल के देख सकते हैं हम, ये र ल व, तो बिल्कुल अंदर की ओर जा रहा है पेट, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहते हैं और ईसत व्यंजन भी कहते हैं। अब इनमें भी जो तीसरा इसका अगला वर्ग है स है वाला, इसे कहते हैं ऊष्मीय व्यंजन। स है वाले को कहते हैं ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन का मतलब है जब हम इन व्यंजनों को बोलते हैं तो हमारे अंदर से गरम गरम हवा बाहर निकलती है, मतलब ऊष्मा निकलती है, इसीलिए इनको ऊष्मीय व्यंजन कहा जाता है। इन ऊष्मीय व्यंजनों को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, तो पूरा च वर्ग स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाता है। यदि आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, तो स वाली जो लाइन है आपके स है, तो ये संघर्षी व्यंजन भी कहलाते हैं, ऊष्मीय व्यंजन भी कहलाते हैं। इसके बाद में हमने ये जो चारों थे अक्षय, त्रय, अज्ञेय और श्रेय, इनको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। संयुक्त व्यंजन का मतलब है ये दो व्यंजनों से मिलकर बने हुए होते हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो ये संयुक्त व्यंजन किन किन से मिलकर बने हुए हैं वो एक बार देखना। ये बना हुआ है क, आधा क है, हलंत लगा रही हूं मैं, और ये षटकोण वाले स से। जो त्रय है वो बना हुआ है आधे त और र। देखो ध्यान रखना, जो दूसरा व्यंजन है वो पूरा है और जो पहला व्यंजन है वो आधा है। इसके बाद में आपके ज्ञानी वाला ज है, ये ज आधा ज है और ऐसे मिलकर बना हुआ है। वर्तमान में हम इसका उच्चारण ज्ञ करते हैं, ज्ञ, लेकिन इसका जो सही पहले इसका सही उच्चारण होता था ज, और ये सही आरपीएससी इससे ही मानती है, ज और अ। इसके बाद में श्रमिक वाला जो श्रेय है ये बनता है स और र से। तो ये चारों संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनमें दो व्यंजन मिलकर ये बने हुए होते हैं। इसके बाद में यदि हम इनके बिंदी लगा दें तो ये बिंदी वाले हम पढ़े थे आगत, ताड़न जात या उत्सिक्त व्यंजन। उत्सिक्त व्यंजन कहलाते हैं ये ड और ढ वाला। इसके बाद में ये जो पांचवें वर्ण है ण, अय, अण, न और म, ये पंचम वर्ण कहलाते हैं। और इन पंचम वर्णों को अनुनासिक भी बोलते हैं।
अनुनासिक का मतलब होता है ये नाक और मुंह से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें अनुनासिक बोलते हैं और पंचम वर्ण भी बोलते हैं। इसके बाद में जो र है, र को हम बोलते हैं परकंपित या लुंठित व्यंजन। परकंपित यानी र को हम बोलेंगे तो हमारी जीभ में कंपन होगा, जैसे र, तो इसलिए परकंपित व्यंजन ल। जो ल है, ल को कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन का मतलब होता है जब हम ल को बोलते हैं तो जीभ के दोनों बगल से हवा निकलती है ल, इसलिए इसे पार्श्विक, जो हमारी आशा भोसले जी गायिका है वो पार्श्विक गायिका ही है, क्योंकि अधिकतर गाने उन्होंने ऐसे ही गाए हैं जिसमें हवा बगल में से, जीभ के बगल में से निकल जाती है। इसके बाद में जो है उसके लिए भी बहुत बार पूछा जाता है कि ये है कौन सा व्यंजन है, तो इसे अलिजिह्वा या काकल्य व्यंजन कहते हैं। बहुत बार पूछा जाता है कि अलिजिह्वा या काकल्य व्यंजन कौन सा होता है, सही उत्तर है। इसके बाद में हमारे जो न, स और ल, जो ये व्यंजन है इन्हें वर्तसे व्यंजन भी कहते हैं। देखो बहुत बार पूछा जाता, वैसे तो पंचम वर्ण है हमारे न, अनुनासिक या पंचम वर्ण, लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है अगर उसमें पंचम वर्ण नहीं आए और आ जाए कि वर्तसे व्यंजन निम्न में से कौन सा है, तो जो हमारे तीनों व्यंजन है न, स और ल, ये वर्तसे व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद में हमारे जो ये और व है, इन ये और व को अर्धस्वर ऑब्लिक अर्ध व्यंजन दोनों कहते हैं। अर्धस्वर अर्ध व्यंजन दोनों कहते हैं। इस प्रकार से हमारा व्यंजन वर्गीकरण समाप्त हुआ।